वेल स्टूडेंट्स, एसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल बेटा शुरू कर रहे हैं। अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके, स्टूडेंट हमेशा इनमें परेशान ही रहता है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि वो न्यूमेरिकल्स में जो क्वांटिटीज जो पैरामीटर इस्तेमाल हुए हैं ना, उनके सही माने और उनके सही रिलेशन नहीं जानता। तो चलिए, पहला न्यूमेरिकल है तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी वजाहत मुमकिन हो सके न्यूमेरिकल के लिहाज से उतनी वजाहत करूं। उसके बाद ये न्यूमेरिकल इंशाल्लाह बेटा आपको परेशान नहीं करेंगे। तो पहले न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, आ रेजिस्टर ऑफ 20 ओहम is connected in series with a capacitor of 10 microfarad, ठीक है ना, and they both are connected with an AC source. तो if the frequency of the AC is 50 Hz, calculate the impedance of the circuit. ये बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 है, जिसमें आपको दो जो है वो कंपोनेंट उसने कनेक्ट किए हुए एसी सोर्स के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक रेजिस्टर जो 20 ओम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है और एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो 10 माइक्रोफैरेड है, और आपसे इंपिडेंस मालूम करने के लिए कहा। ये जी जो है बेटा ये इंपिडेंस का सिंबल है। इंपिडेंस किसे कहते हैं, बहुत आसान बात है बेटा, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सर्किट इज कॉल्ड इंपिडेंस, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए दो आपने एलिमेंट लगाए हुए हैं, एक रेजिस्टर लगाया हुआ और एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो दोनों की बेटे अपनी अपनी रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टर की तो रियल रेजिस्टेंस होती है, आप लोग जानते ही हैं। जो रेजिस्टर है बेटा उसकी रियल रेजिस्टेंस होती है। रियल रेजिस्टेंस का मतलब पावर कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है, जिसमें आपने पावर का फॉर्मूला इस तरह पढ़ा था कि P इज इक्वल टू I²R, ठीक है ना बेटे। ये वो पावर है, वो एनर्जी है जो रेजिस्टर कंज्यूम कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा, जहां तक बात है मेरा बेटा रेजिस्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर की, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर वो रियल रेजिस्टेंस नहीं होती, हम उसे XC से जाहिर करते हैं। कैपिटल X लिख के बेटा ऐसे सबस्क्रिप्ट में एक C बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है बेटा, ये पावर कंजम्पशन नहीं है। देखिए इसमें जो पावर कंजम्पशन है बेटे वो 0 है, यानी कैपेसिटर पावर कंज्यूम नहीं कर रहा। तो फिर ये कैसी रेजिस्टेंस है, देखो जब एसी सोर्स के साथ हम इसे कनेक्ट करते हैं ना, आपको पता है वो साइनोसाइडल वेव है, तो डीसी के मुकाबले में कैपेसिटर का बिहेवियर बदल जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है बेटे, वहां तो आपको याद होगा डीसी में चार्ज होता था, अब ये हर कंप्लीट साइकिल में कैपेसिटर चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। तवज्जो से समझना बात को, जब आप एसी में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं बेटा, तो ये कंप्लीट साइकिल में चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। पावर कंज्यूम नहीं कर रहा, चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। अब जब कंटिन्यूअसली बेटा चार्ज डिस्चार्ज होगा, तो ये क्या करता है, चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है, और ये अपोजिशन जो है बेटा उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि करंट को लिमिटिंग करती है। तो पावर कंजम्पशन अगर आप पूछे कैपेसिटर के अंदर तो वो 0 है, ठीक है ना। ये किसी एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा, लाइक अ रेजिस्टर इसकी रियल रेजिस्टेंस होती है, और इसकी रेजिस्टेंस जो है बेटा वो चेंज ऑफ वोल्टेज जो है उसको रेजिस्ट करती है। तो चलिए कैलकुलेट कर, तो चलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला चाहिए। अगर तुम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहले लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है बेटे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपके पास जो Z है, जो नेट रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस है, वो बराबर हो जाएगी बेटा R माइनस रेजिस्टिव सर्किट है, माइनस आएगा माइनस JXC। इससे परेशान मत होइएगा, वो जो आपने मैग्नीट्यूड वाला जो फॉर्मूला निकाला था, जो पाइथागोरस थ्योरम से आया था, मैं वो भी लिख देता हूं। वो वाला फॉर्मूला ये था कि इंपिडेंस का जो फॉर्मूला था वो आपके पास ये आया था √R² प्लस XC², है ना। हमने इससे किया था, ये मैंने बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखी है। ये आपको ये बता रहा है ये रियल रेजिस्टेंस है बेटा, ये इमेजिनरी रेजिस्टेंस है जिसे आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और यहां पे ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये -J वाला, ये आपके इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि वोल्टेज लैग कर रहा है, यानी इसकी जो रिएक्टेंस है वो नीचे की तरफ आ रही है, नेगेटिव Y एक्सिस पे आ रही है। तो चलिए हमें ये कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। R वो तो हमारे पास अवेलेबल है, XC चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम उसका फॉर्मूला जानते हैं बेटा। XC किसके बराबर होता है, देखिए XC बराबर होता है 1/2πfc। इसमें 2 कांस्टेंट है हमारे पास, इसमें पाई कांस्टेंट है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है बेटा 50 हर्ट्ज, और कैपेसिटेंस हमें गिवन है 10 माइक्रोफैरेड। माइक्रो आप लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल -6 हो जाएगा। तो चलिए बेटा इस फॉर्मूले से हम फटाफट कैपेसिटिव रिएक्टेंस मालूम करते हैं।
तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 50 है सर, मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस कितनी है ये है सर आपके पास 10 एक्सपोनेंशियल -6। इन सब को बेटा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगी। इन सब की कैलकुलेशन के बाद 318.31, इसकी भी आपको पता है यूनिट जो है SI ओहम ही होती है। तो आपके पास ये आ गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये आपके पास गिवन थी ऑलरेडी रेजिस्टेंस, ये आपके पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इम्पीडेंस का, अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गई। तो इम्पीडेंस जो है बेटा वो आपके पास क्या हो जाएगी, √R² यानी 20 का स्क्वायर प्लस ये अभी आपने कैलकुलेट कर ली 318.31 का स्क्वायर। इन सब को बेटे आप कैलकुलेट करेंगे सो यू विल गेट द आंसर 318.94 ओहम्स। ये आपके पास नेट रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, अगर सवाल को और अच्छा करना चाहते हो तो कुछ बातें मैं तुम्हें बताऊं ये -j को लेके। अब देखो तुम क्या देख रहे हो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 318.31 आई है जबकि रेजिस्टेंस 20 है सिर्फ। जब तुम इन दोनों रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करते हो तो वाज़े नजर आ रहा है कि सर्किट स्ट्रांगली कैपेसिटिव है, स्ट्रांगली कैपेसिटिव है। कहां बेटे 20 ओम और कहां 318.3 ओम। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, एक तुम लोगों को पता है फेज एंगल होता है, इस सवाल में नहीं का फेज एंगल, लेकिन हमारे पेपर में सवाल आते हैं बेटा जिसमें फेज एंगल कैलकुलेट करने कहते हैं। फेज एंगल का फॉर्मूला सबको पता है किसके बराबर होता है बेटा, ये आपके पास tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था काइनेमेटिक्स के अंदर वेक्टर्स के साथ। तो थीटा जो है बेटी वो आपके पास बराबर हो जाता है tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस सर्किट में आपको पता है कि ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर पे कौन आ जाएगा, आपके पास XC आ जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और बेस पे कौन आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगी, है ना। अब इस फॉर्मूले से जब आपको एंगल निकालना होता है, यहां एंगल नहीं का, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट बेटे जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो सिर्फ इन वैल्यूज को देख के प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या एंगल आएगा। सबसे पहले तो -j ये बता रहा है कि थीटा जो है वो नेगेटिव आएगा, है ना, माइनस में ना नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो क्लॉकवाइज एंगल बनेगा। तो मैं ये बता सकता हूं बगैर कैलकुलेट किए कि थीटा जो है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, दूसरी बात मैं क्या बता सकता हूं, अब देखिए ये हमारे पास आ गया XC की वैल्यू, सॉरी वेक्टर, और ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस का वेक्टर। रेजिस्टेंस तो इन फेज होता है ना बेटा करंट के साथ। अब क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है 318.31 एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस वैल्यू, तो इसका मतलब है ये मिड हो गया आपके पास 45 डिग्री। इसका मतलब है सर्किट स्ट्रांगली कैपेसिटिव है, तो एंगल 45 से ज्यादा आएगा, 90 से कम आएगा। इनके दरमियान में कहीं पे मेरे पास वैल्यू आएगी। तो देखो बेटे अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो फिर हमें खाली ये वैल्यूज देख के अंदाजा हो रहा है कि फेज एंगल एक तो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, और दूसरे उसकी वैल्यू 45 से ज्यादा होगी और बहुत ह्यूज डिफरेंस है तो तकरीबन 90 के करीब होगी, ठीक है ना। तो आप चाहें तो अपनी प्रैक्टिस के लिए या अपने कॉन्सेप्ट को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस एंगल को कैलकुलेट कीजिएगा। अगरचे इस सवाल में रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आपको ये बातें वेरीफाई हो जाएंगी बेटा।